चलिए योर स्टॉक की शुरुआत करते हैं और एक ऐसा शो जहां पर आपके सवालों पर फोकस होता है। अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स फटाफट आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर लेते हैं। 9167329108 इस नंबर पर अपने सवाल एसएमएस कीजिए। व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं तो स्टॉक का नाम भेजिएगा, किस भाव पर खरीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, आपकी ड्यूरेशन क्या है, उसके मुताबिक आपको एक फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू दिया जाएगा शो पे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हमें फॉलो करते हैं, खासतौर से यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। झटपट लाइव आपके सवालों के जवाब हम आपको दिलवा देंगे। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पे जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनबाट के हरीश जुजारे। हरीश, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। दर्शकों के सवाल लेकर हम आए आपके पास। उससे पहले झटपट एक बाजार की चाल पर चेक ले लेते हैं, जहां पर काफी सपाट कारोबार फिलहाल बाजार में हमें दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मेजर इंडिसेस काफ़ी सपाट 24981 के लेवल्स निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर सेंसेक्स की बात करें 81,472 के लेवल्स हैं और बैंक निफ्टी भी काफ़ी फ्लैट यहाँ पे 54,575 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में जो ब्रॉडर इंडिसेस है वहाँ पर थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। दोनों ही हम देख रहे हैं इंडेक्स लगभग आधे से 1/4% के आसपास की तेजी के साथ मोमेंटम बरकरार करते हुए कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेड 1796 एडवांसेस अभी भी काफ़ी मजबूत है और 866 आप देख सकते हैं डिक्लाइंस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सेक्टोरियली हम थोड़ा सा दम कम होता हुआ देख रहे हैं। आईटी पैक में जो 2 दिनों की आपने तेजी देखी है वहां पर आज कमजोरी आती हुई, पूरा इंडेक्स भी हम देख रहे हैं कि लगभग आधा % के आसपास कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। ऑटो की रफ्तार भी आज पस्त दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अगर आप फार्मा देखें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि लाल निशान में कारोबार हो रहा है। आज कौन कौन से क्षेत्र अच्छा कर रहे हैं अब तक, तो पीएसयू बैंक का खेमा लगातार लगभग 1% की तेजी के साथ कारोबार में। एफएमसीजी और कंजम्पशन का पूरा पैक आज फिर एक बार हम देख रहे हैं लगभग आधे % की मजबूती दिखाता हुआ। रियलिटी आधा % ऊपर फिलहाल कारोबार में हमें दिखाई दे रहा है और डिफेंस पैक लगातार हम देख रहे हैं कि आज भी खरीदारी इनफैक्ट 1% के पार की मजबूती यहां पर इस पूरे पैक में हमें दिखाई दे रही है। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं 1.25% की मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बातचीत होगी, लेकिन चलिए हरीश जी से एक टेक्निकल चेक लेते हैं बाजार का। उसके बाद संतोष सिंह हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल लेंगे। हरीश, मार्केट फ्लैट है काफी, ब्रॉडर इंडिसेस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अगर हम मार्केट ब्रेथ देखें तो एडवांसेस की ओर मजबूत है। बहुत जरूरी क्रूशियल लेवल 24,850 का होल्ड करना। पिछली बार भी जब आपसे बातचीत हुई थी तो ये अहम सपोर्ट आपने कहा था कि उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग कविता जी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि मार्केट्स में देखा है तो इंडेक्सेस में स्पेशली कहीं पे मेजर चेंजेस नहीं है, वही के वही आसपास ये ट्रेड करते हुए। और जो साइकोलॉजिकल है 20% के ऊपर टिकने के लिए बहुत बार कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक एटलीस्ट 20% के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड करता है तो निफ्टी, तब जाके मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम फिर से अपसाइड के लिए ओपन हो सकता है, जहाँ पे 20% 150-200 लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी को। लेकिन जब तक ये 20% के नीचे ट्रेड कर रहा है तो लगे थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। और लेकिन सपोर्ट्स की बात करते हैं, सपोर्ट्स भी अभी थोड़ा मूव होकर ऊपर की ओर मूव हो चुके हैं, जो कि 24,900 पे इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे 800 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक दायरे में इंडिकेट कर रहा है, तो मेजर अभी तक ऐसा कुछ बड़ा सा ट्रेड अब तक लग नहीं रहा है। लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि 25,000 के ऊपर टिकता है तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है, और जो कि 20,150 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1-2 दिनों में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट देखा है तो सपाट ट्रेडिंग ही देखने मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट्स देखा है तो क्लियरली एक ऊपर की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी बैंक निफ्टी की सपोर्ट की बात करते हैं तो 54,400 पे इमीडिएट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 55,000 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 500-600 पॉइंट्स का रेंज है उसी में हो रह सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे बिल्कुल अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है और सेक्टर रोटेशन भी क्लियरली देखने मिल रहा है। जो अभी तक ऑटो में इंडेक्सेस में अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि डिफेंस और रियलिटी में थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है। उसके साथ कैपिटल गुड्स का स्टॉक्स भी देखना चाहिए और मुझे लग रहा है कि सेक्टर रोटेशन के साथ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो ये है राय आपको इंडेक्स स्तरों पर और सेक्टर स्तरों पर मिलती हुई। संतोष सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। वेरी मॉर्निंग सर। मेरा सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर है जी। मैं काफी ऊपर लेवल में लेकर फंस गया हूँ, तो
तो अभी क्या एवरेज करना अच्छा होगा या फिर इससे निकल के और किसी दूसरे में जाऊं ताकि जल्दी रिकवरी हो? क्योंकि ये जो है वो एमटीएफ में बाई किया हूं, तो वो दिसंबर में एमटीएफ खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या अच्छा रहेगा? और आज इंट्राडे के लिए ओएफएस लिया हुआ, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, 9200 पे 100 क्वांटिटी, ये क्या वापस बैक होगा? ठीक है। ओरेकल फिनांस आपने किस भाव पे लिया है? 9220, 150 क्वांटिटी। 9220, ओके इंट्राडे पर्पस। चलिए ठीक है ठीक है। हरीश, पहले ओरेकल फिनांस पे ही राय दीजिए। 9220 के स्तर पे इन्होंने लिया हुआ है और इंट्राडे जो है वो रणनीति इसमें चाहते हैं। और इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग मैं एक बार बता देता हूँ, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में उनकी ऊपर की बाइंग प्राइस है 495 और एमटीएफ के उस तहत इन्होंने बाइंग की हुई है। तो चूंकि वो मियाद भी खत्म हो रही है, वो सीमा भी खत्म हो रही है, तो थोड़ा सा बेचैन है। बताइए क्या राय होगी दोनों स्टॉक पे? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पहले ओएफएस की बात करते हैं। बिल्कुल, हमने कल न्यूज़ के बाद में देखा कि एक स्टॉक में अच्छा खासा स्पर्ट देखने मिल रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में मॉर्निंग में एक ऑलमोस्ट 9980 का हाई बनाया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी है, मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है आईटी में पूरा ओवरऑल पैक में, क्योंकि इनका जो इंट्राडे पोजीशन बोल रहे थे, मुझे लग रहा है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से स्पर्ट देखने मिल रहा था वहाँ पे पुल अप होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के में अगर होल्ड करना है तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन से 9100 का ही, और मुझे लग रहा है कि वो उसके आसपास उसके स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 9050 का सपोर्ट जोन है, तो 9050 के आसपास से सपोर्ट्स के साथ होल्ड बने रहिए। अगर इसके नीचे पे चलता है तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग कर ले, एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सा गैप फॉर्मेशन था कल के ट्रेडिंग सेशन में। हो सकता है कि वो गैप फॉर्मेशन फिल कर सकता है। तो 9050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आज की इंट्राडे के लिए होल्ड बने रहिए। लेकिन उसके ऊपर उसके नीचे चला जाता है तो मुझे बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए ओएफएस में। और त्रिवेणी की बात करते हैं, अगर इनका जो पोजीशन है एमटीएफ में है और ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन एमटीएफ अगर की बात है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे त्रिवेणी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 340 के अराउंड है, क्योंकि लगातार स्टॉक इसी लेवल से रिकवरी देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर की ओर भी देखा है तो ज्यादा वो अपसाइड दिखाई नहीं दे रहा है। जो शुगर स्टॉक्स में स्पेशली क्या बीच में एक स्पॉट आया था, लेकिन कंटिन्यूएशन देखने नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर इनको कभी भी 395 और 400 लेवल्स के आसपास आता है तो मुझे लगा कि वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है 200 मूविंग एवरेज का, वहाँ पे उनको एग्जिट कर लेना चाहिए इस स्टॉक में से। चलिए, तो दोनों ही काउंटर्स पर आपने ये सलाह दी है। हरीश, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं लाइव, मनवर नारायण। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, गुड जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैंने नारायण हरदयाला 2160 पे खरीदा था आज के 2 मंथ पहले लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ ओके। तो अब ये मैम कंटिन्यूसली डाउनवर्ड जा रहा है, तो मुझे इसके लिए और होल्ड रखना चाहिए या फिर एग्जिट कब करना चाहिए? आपने बहुत ऊंची बाइंग भाव पर लिया हुआ है मनवर जी। जी 20। 2160 ना सर? कितना और समय अब देना चाहते हैं? मैम मैं इसमें ये सितंबर तक दे सकता हूँ। सितंबर तो चल ही रहा है। जी लास्ट तक मैं इसी महीने ना। चलिए ठीक है, लेवल पे जाता है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत आ रहे हैं ना, घाटा भी बहुत है। हाँ बिल्कुल। हरीश जी, क्या रिकमेंडेशन होगी? यही महीने का इनके पास समय है, स्टॉप लॉस बता दीजिए। और अगर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं हरीश जी कि ये घाटा बुक करके निकल जाए, तो कहाँ खरीदारी करें ताकि इस घाटे की भरपाई हो जाए, ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल कविता जी, तक देखा है तो एनएच में अगर अपोलो अगर हॉस्पिटल सेगमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे एनएच हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है अभी भी स्ट्रक्चर में। कहीं पे भी ज्यादा जो भी है, मुझे लग रहा है कि जो भी फेज आया था करेक्टिव फेज है। अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन बन रहे 1680 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। मुझे लग रहा है कि इसमें टर्न अराउंड जल्दी ही हो सकता है। जिस तरीके से करेक्टिव फेज देखने मिल रहा था वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है, और जो इंडिकेटर से आरएसआई वगैरह ओवरसोल्ड में फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए। अगर इनका लंबे अवधि का वेट है तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टॉक है और होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म पे के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि वो नीचे से अगर बाउंस भी आता है तो 1870 और 1900 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही रुझान है, और सपोर्ट जैसे बताया मैंने 1680 के आसपास है। तो थोड़ा होल्ड रखना चाहिए इसको, स्टॉक को, और बने रहना चाहिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। उमेश कुमार शाह हमारे साथ हैं और
इस वक्त लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से उनकी कॉल कट गई है, लेकिन उन्होंने अपना सवाल ज़रूर हम तक पहुंचाया हुआ है। बजाज फिनांस पर राय जानना चाहते हैं और हरीश, मैं बाइंग प्राइस बता देता हूं, 895 895 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। हल्के फायदे में है यहां पर बजाज फिनांस में। आगे का नजरिया जानना चाहते हैं बजाज फिनांस में, बताइए। हालांकि इन्होंने अपना जो व्यू है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ये नहीं क्लियर किया है, लेकिन खरीद इनकी 895 की है। देखिए ऑलरेडी इनको प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बजाज फिनांस में देखा है तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1000 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। तुम और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई की बात करते हैं ऑलमोस्ट 978 के आसपास ही है, तो आज के ट्रेडिंग सेशन के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 980,000 लेवल पर क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बड़ा रैली देखने मिल सकता है। अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। जिस तरीके से नीचे लेवल से 200 मूविंग एवरेज से रिकवरी देखने मिल रहा था 850 लेवल से, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस 1100 और 1200 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर है इनको अगर ऐसा एमटीएफ कुछ पोजीशन है तो इनको यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर से डिप पाए तो बाइंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस एक अच्छा सेटअप है और तेजी एक्सटेंड भी होते हुए नजर आता है। चलिए, तो फिलहाल सवाल जवाब के सिलसिले को थोड़ा सा हम रोकते हैं क्योंकि वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, हाय, गुड मॉर्निंग। और बाजार की चाल काफी सपाट दिखाई दे रही है, आपका व्यू क्या बनता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और उसके साथ साथ आपकी आज की पिक बताइएगा। गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पिछले 2 दिन से जो 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है, पॉजिटिव संकेत दे रहा है। 25,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो आने वाले दिनों में 25,200 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो पोजिशनली जो है 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है पिछले काफी दिनों से और उसे होल्ड कर रहा है। 54,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 53,500 एक पोजिशनल सपोर्ट है जहां पे 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। सो जब तक ये दोनों सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है बैंकिंग एज ए सेक्टर आल्सो शुड डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। ऊपर में 55,100 का एक माइनर हर्डल है, एक बार उसके ऊपर डिसिजिवली पार होता है तो बैंक निफ्टी में हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। तो आज के जो ऑप्शन के चैंपियन के लिए ट्रेड मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से ही है। कैनरा बैंक लिमिटेड। कैनरा बैंक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो कल के सत्र में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था और आज भी एक अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग आया है स्टॉक में। स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो 113 का जो कॉल है मंथली एक्सपायरी का, उसको खरीदना है आपको ₹1.80 से लेके ₹2 के रेंज में, और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1.25 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा ₹2.75 और दूसरा लक्ष्य रहेगा ₹3.5। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा ₹10,125 का और अधिकतम नुकसान होगा 5,065 का। राइट, कैनरा बैंक में आप रणनीति बता रही हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस 125 का बता रहे हैं और मुनाफा जो आपने आंका हुआ है लगभग 10,125 का, नुकसान 5,065 का। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस, आपने समय दिया और ऑप्शन की रणनीति आज बताई दर्शकों को। स्टॉक में लगे हाथों एक डिस्क्लेमर भी, क्योंकि काफ़ी जोखिम भरा साबित हो सकता है एफएनओ में ट्रेडिंग करना, तो थोड़ी सतर्कता सावधानी आपको बरतने की सलाह। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हरीश हमारे साथ बने हुए हमारे आज के मेहमान, दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। अगर आप भी यूट्यूब पर देख रहे हैं फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और इस बीच कुछ अहम खबरें भी आ रही हैं। बीएमएल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और आखिर ये खबर क्या है, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं बीएमएल को लेकर क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, डिफेंस पीएसयू बीएमएल के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही बीएमएल का जो पीएसयू स्टेटस है उसको मिनी रत्ना से अपग्रेड करके 9 रत्ना कर सकती है।
औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के अंदर काफी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही इससे संबंधित फैसला लिया जाएगा। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है, वो इससे संबंधित ऐलान कर सकती है। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि जो भी कंडीशंस हैं या जो क्राइटेरिया है रेटिंग स्टेटस अपग्रेड के लिए, उसको बीईएमएल फुलफिल कर रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बीईएमएल का जो बोर्ड है उसको फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगा। 1000 करोड़ रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। जाहिर तौर पे कंपनी अपनी मर्जी से जो इस लिमिट तक जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है उससे संबंधित फैसले ले सकती है। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार दरअसल जो रत्ना कैटेगराइजेशन है और उसकी जो क्राइटेरिया है उसकी समीक्षा कर रही है और इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सकता है। दरअसल रत्ना कैटेगराइजेशन के लिए कुछ और कंडीशंस जोड़े जा सकते हैं ताकि जो सीपीएसईज है उसको ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाए ताकि वो रत्ना स्टेटस के हिसाब से परफॉर्म कर पाएं। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे कंडीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। अगर कोई सीपीएसई अगर जिस तरीके का स्टेटस उसको मिला है, अगर उस स्टेटस के हिसाब से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं रहता है तो उसके स्टेटस को डाउनग्रेड भी किया जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव है जिस पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के आखिर तक इस पर फैसला हो जाए। सहम जानकारी के लिए। और चलिए लगे हाथ बीईएमएल और पूरे डिफेंस पॉकेट पर एक राय भी ले लेते हैं। हरीश जी हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, डिफेंस जो कुछ वक्त तक लगातार हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन फेज में था, अचानक से वहां इंटरेस्ट बढ़ता हुआ खबरों की वजह से भी चुनिंदा स्टॉक्स में और ओवरऑल इस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं अब तमाम तरह से जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। हालांकि स्लो मूवर होते हैं क्योंकि ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा सा लेट होता है, उसकी एक टाइमलाइन होती है, बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके के बिजनेसेस हैं ये, बहुत सारी चीज़ें जो हैं और वो सरकार पे डिपेंडेंसी भी होती है। इन सारे इम्पैक्ट और इन सारी चीज़ों को देखते हुए बीईएमएल ही नहीं बल्कि पूरे डिफेंस पॉकेट में अगर कुछ पसंद आ रहा है आपको तो बताइए। बिल्कुल, अगर देखिए, अगर देखा जाए तो डिफेंस पैक में बिल्कुल हमें कुछ दिनों से करेक्शन देखने मिल रहा था और सारे के सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक अच्छे सपोर्ट्स के आसपास से आके रिवर्सल होते नजर आ रहे हैं। तो जहां तक ये मेजर सपोर्ट से ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक 200 मूविंग के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर बीईएमएल की फर्स्ट बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि बीईएमएल पे बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज जो था 3750 के आसपास, तो वहां से रिकवरी होते हुए करंटली चल रहा है 4090 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी भी फिलहाल एक छोटा सा दायरे में है। ऊपर के वो रेजिस्टेंस 4200 का है, अगर ये लेवल लेकर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक स्पर्ट आ सकता है और एक शार्प रैली देखने मिल सकता है जो कि स्टॉक प्राइस को 4600 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के और शॉर्ट टर्म में। लेकिन मुझे मेरे अगर डिफेंस की बात करते हैं, मतलब मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स है। पहला स्टॉक रहेगा एचएएल का। देखिए एचएएल पे सेम टू सेम सेटअप है, जो देखा है तो 200 मूविंग एवरेज से रिकवरी होते नजर आ रहा है और देखा है तो एक दायरे में था जो उसमें से वो दायरे से निकल के बाहर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि एचएएल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है करंट लेवल्स पे अक्यूमुलेट करने के लिए। और ऊपर की ओर में शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 4800 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 5000 का लेवल तक भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचएएल में। और दूसरा स्टॉक रहेगा बीईएल का। अगर बीईएल में देखा है तो एक करेक्टिव फेज के बाद एक रिकवरी होते नजर आ रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि बीईएल में स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 3 दिन से लगातार वॉल्यूम ग्रोथ नजर आ रहा है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि बीईएल भी अच्छा बेट रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों स्टॉक्स में ध्यान रख सकते हैं, बीई और एचएएल। ऑलराइट, हमारे साथ भरत पाटिल साहब का सवाल हम लेंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पाटिल साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। ओके सर, कौन सा स्टॉक लिया है? मेरे पास जियो फाइनेंस सर्विस के 50 है। मैं इसमें 314 के पे खरीदारी की थी, तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करना चाहते हैं? ओके, ठीक है, तो ऐड करने के लेवल्स आपको हम एक बार बता देते हैं। हरीश, बहुत इंटरेस्टिंग, इन्हें ऐड करने की रणनीति जाननी है और मेरे ख्याल से 310, 311, 307 मेरे ख्याल से पिछले महीने हमने इसको पिछले 1 महीने में जाता हुआ देखा है। क्या कहेंगे आप, इनको इसी लेवल के आसपास कुछ और ऐड करना चाहिए? बिल्कुल करता है। अगर देखा है तो लॉन्ग टर्म चार्ट
फाइनेंशियल्स में जियो फाइनेंशियल्स में एक अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। स्टॉक प्राइस अभी जस्ट उसके ऊपर कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम हमने लास्ट कुछ दिनों से देखा था वो थोड़ा कूल ऑफ भी हो चुका है। उसके चलते मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है RSI वगैरह वो भी कूल ऑफ हो चुके हैं, ओवरबॉट से निकल के नीचे ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के आसपास आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है ऑलमोस्ट 300 के करीबन। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में यहाँ से एक स्पर्ट आ सकता है, यहाँ से अगर बाउंस देगा तो ऊपर की ओर। शॉर्ट टर्म में देखा है तो रेजिस्टेंस बन रहा है 345 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल इनका लॉन्ग टर्म नजर है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस देखने मिल सकता है आगे जाके। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है जिस तरीके से टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस का चार्ट स्ट्रक्चर, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक में होल्ड बने रहना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दी जा रही है और ऐड करने के लिए आपको लेवल्स बता दिए गए हैं। पाटिल जी, ऑल द बेस्ट आपकी इस इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में। हरीश हमारे साथ बने हुए हमारे एक्सपर्ट, दर्शकों के सवालों का आना भी लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बाजार की चाल पर हरीश की एक बार नज़र, स्टॉक स्पेसिफिक राय और दर्शकों के सवाल जो कि यूट्यूब से भी आ रहे हैं उनको भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। योर स्टॉक के सेकंड एडिशन में आपका स्वागत है। और इस शो में आपको एक बार फिर से बता दें, हम दर्शकों के स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर फोकस करते हैं। और अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो फटाफट SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो अपने सवाल यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। स्टॉक का नाम किस भाव पर लिया है, कब तक इसमें रुकना चाहते हैं। हमारे साथ हरीश उजारे बने हुए हैं और अब हमारे साथ राजेश भोसले भी हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और राजेश, चलिए आपसे एक बार बाजार की चाल पर हम जो है सवाल पूछें उससे पहले एक अहम खबर पर जाना चाहेंगे हमारे सहयोगी के पास। सरकार HMT के रिवाइवल का प्लान यहाँ बना रही है और इसी को लेकर कुछ ताज़ा जानकारी भी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। HMT का रिवाइवल प्लान जो किस स्तरीय बन रहा है, उच्च स्तरीय बैठक जो हो रही है। समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर। समीर, बताइएगा क्या है ताज़ा डिटेल्स इस खबर पर। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है HMT लिमिटेड के रिवाइवल के लिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और इसी दिशा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज HD कुमारस्वामी ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग की है। और दोनों ही मंत्रियों ने इस बात पर चर्चा करी कि मौजूदा HMT लिमिटेड की ताकत क्या है और किस तरीके से नए अपॉर्चुनिटीज को तलाशा जा सकता है ताकि HMT लिमिटेड की न सिर्फ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए बल्कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी आगे बढ़ाया जा सके। दोनों ही मंत्रियों ने इस बात की भी संभावना तलाशी कि किस तरीके से भारतीय रेलवे कंट्रीब्यूट कर सकती है कुछ नए ऑर्डर बुक प्लेस करके, यानी कि HMT लिमिटेड को यहाँ पे संभावना बन रही है कि उसको कुछ नए ऑर्डर्स भारतीय रेलवे से मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि इसके चलते न सिर्फ HMT की जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आएगा बल्कि उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी काफी उसमें सुधार देखने को मिलेगा, उसमें स्टेबिलिटी नजर आएगी। और दोनों ही मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताते हुए अपने ही अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि कॉन्क्रीट रोड मैप तैयार किया जाए और इस बात में ये भी देखा जाए कि किस तरीके से भारतीय रेलवे में नए ऑर्डर बुक वो प्लेस किए जा सकते हैं HMT के लिए। तो एक कॉन्क्रीट रोड मैप अगले 2 से 3 महीने में हम बनता हुआ देख सकते हैं जो कि HMT के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए बनाया जा सकता है। इसी के साथ HMT के जो 3 यूनिट है, अजमेर, पिंजौर और कालामसेरी, तो यहाँ पर कालामसेरी वाली जो यूनिट है उसने हाल में ऑपरेशनल प्रॉफिट भी दिखाया है। तो सरकार का यह मानना है कि इस यूनिट से और लाभ लिया जा सकता है, विशेषकर ये कंट्रीब्यूट कर सकता है डिफेंस सेक्टर को और रेलवे सेक्टर को। यही वजह है कि वहां पर और सरकार इस वक्त ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि इसके पहले ही एक टेक्निकल कमेटी का गठन भारत सरकार ने किया है। इस टेक्निकल कमेटी का लक्ष्य यही रहेगा कि वो एक डिटेल्ड रोड मैप लेकर के आएगा, एक लॉन्ग टर्म रोड मैप, ताकि HMT लिमिटेड के जो एसेट्स हैं उनको किस तरीके से बेहतर उपयोग किया जा सके, उनका मोनेटाइजेशन किया जा सके और कुल मिलाकर के HMT का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ना सिर्फ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मजबूत करने के लिए होगा बल्कि 2 अहम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर की तरफ भी रहेगा ताकि दोनों ही दिशाओं में वो अपने लिहाज से कंट्रीब्यूट कर सके। समीर, ये जो जानकारी आपने दी है और इसको लेकर अब देखना होगा कि क्या स्वरूप निकल कर आता है। फिलहाल शुक्रिया तमाम डिटेल्स देने के लिए। और दर्शकों से जुड़ना हम शुरू करते हैं। प्रदीप कुमार साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है?
हेलो। हाँ नमस्कार सर, कैनरा बैंक में खरीदारी कर रखी है? तो कैनरा बैंक में 100 शेयर है। हाँ हाँ परचेज रेट आपको लिख के दिया हूँ मैंने व्हाट्सएप में। हाँ 116 बाइंग प्राइस है। क्या इसकी पोजीशन क्या है सर? मैं 1 2 साल तक रुक सकता हूँ मैं। 1-2 साल तक आप रुक सकते हैं। चलिए हाँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया नज़रिया आपका। और मेरे ख्याल से बाइंग प्राइस भी आपकी काफ़ी ठीक ठाक है। फिलहाल तो आप घाटे में हैं, लेकिन अच्छी खासी तेज़ी, और जिस तरह से हम इस पूरे PSU पैक में एक तेज़ी का भी आलम देख ही रहे हैं। ओवरऑल राजेश, पिछले 5 दिन में हम देखा 5.5% के आसपास स्टॉक दौड़ा भी है। इनका नज़रिया भी लंबा है। बाइंग प्राइस के लिहाज से कितना लंबा रुकने की सलाह देंगे? जी नमस्कार कविता जी। देखिए PSU बैंक्स में कल से काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, एंड कल के बाद आज भी एक फॉलोअप बाइंग दिखाई दे रही है, एंड एक फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट है। डेली चार्ट में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबली यहाँ से वापस स्टॉक जो है 120 से 124 लेवल्स रीटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखने की सलाह होगी। 120-24 पहला टारगेट हुआ, एंड जैसे ही उसे क्रॉस करता है तो पोजिशनली स्टॉक जो है 1 साल के हिसाब से 140 के टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं। तो अभी एक ब्रेकआउट मोमेंटम में डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई कैनरा बैंक पे। बढ़ते हैं आगे, और कैंडल वॉल्सम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? तो हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास में कार्बोरंडम यूनिवर्सल के शेयर हैं। ओके। एवरेज बाइंग प्राइस है 1650 का। ओके। तो इसमें काफी टाइम हो गया मुझे होल्ड किए हुए, लेकिन ये बहुत नीचे 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 चल रहा है। तो इसमें क्या आगे इसको? ओके ओके, ये 1650 की आपकी बाइंग है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, काफी ऊपरी स्तरों की बाइंग है। कितना समय और देना चाहते हैं आप इसे? हमें तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये जब भी ये निकले 2-3-4 महीने दीपावली तक। ठीक है, चलिए दीपावली तक का नजरिया लेकर चल रहे हैं। हरीश जी, मैं आपके पास आऊँगा। 1650 की बाइंग, मतलब एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, और यहाँ से अच्छा खासा नुकसान होता हुआ, लेकिन दीपावली तक ही अब सब्र है इनके पास। क्या करना चाहिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कार्बोरंडम में जैसे इन्होंने बताया, बिल्कुल वैसे ही मार्केट में एक हाई से करेक्शन देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में जो करेक्टिव फेज था वो खत्म हो चुका है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिकवरी देखने मिल रहा है, और हो सकता है कि और थोड़ा उछाल देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए तो 1050 के अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस जो बने दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें करेक्शन फेज खत्म हो चुका है। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव ट्रेंड के लिए तैयारी होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 1050 तक का रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली वापस शुरू हो सकता है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस फिर से एक बार 1200 1250 लेवल्स तक देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें बने रहना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है 1050 के आसपास। अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो उस लेवल पे एग्जिट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगर लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक। चलिए, लॉन्ग टर्म पर आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अनूप गुप्ता जी फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार गुप्ता साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? ओके। सर, ONGC में खरीदारी कर रखी है? मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क का इशू है गुप्ता साहब के फ़ोन लाइन में, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। राजेश, ONGC खरीद रखा है इन्होंने, और अपनी बाइंग प्राइस 260 बता रहे हैं। ऊंचे भाव पर लिया तो है और घाटे में भी है। बात नहीं हो पाई तो मैं इनका नज़रिया नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ओवरऑल आप थोड़ा सा टेंटेटिव नियर टर्म आउटलुक बताइएगा। कुछ खास मूवमेंट तो हमें स्टॉक में दिखाई नहीं दे रही है। टेक्निकल चार्ट में पिछले 5 दिनों से भी काफ़ी वीक है, बताइएगा। जी डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, बट आज के सत्र में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, एंड प्रीवियस 2 सेशंस के हाई क्रॉस कर रहा है। एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, और ओवरऑल एक मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। 225 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए, बट इसमें कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं है। बाउंस बैक में 243 245 आते हैं, तो वहाँ पे 200 DM है, तो वापस वहाँ पे रीचेक करना होगा। अगर वहाँ पे स्टॉक स्ट्रगल करता होगा तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी।
तो यहाँ पर अहम लेवल 245 के आसपास आपको बताए जा रहे हैं। राजेश, यूनियन बैंक भी खरीदा हुआ है और उसकी बाइंग प्राइस से बता रहे हैं 158। अगेन न्यूयर टर्म आउटलुक ही बताइएगा। जी देखिए, जैसे कहा कि पीएसयू बैंक्स एक अच्छे मोमेंटम में है, और यूनियन बैंक के बारे में बात करें तो एग्जैक्टली 200 ईएमए पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और आरएसआई भी जो है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी पॉजिटिव है। पॉसिबली यहाँ से 145 से 148 के रेंज देखने को मिल सकते, तो डेफिनेटली यूनियन बैंक में होल्ड रखा जा सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको यूनियन बैंक पर भी मिलती हुई। विनय दुबे हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। विनय जी, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था, दुर्कोट से। अरे वाह, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? जी सर, मैं क्या ओला इलेक्ट्रिक का 1100 शेयर है मेरे पास, 44 के प्राइस से ना अभी अभी लिया था मैं उसको। अरे वाह, 44 के भाव पे आपने लिया? ये रखना कैसा रहेगा करके पूछा था सर। तो पहले तो मतलब ओला इलेक्ट्रिक में लोगों ने जितना नुकसान किया है उस हिसाब से तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बाइंग की है, तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने बड़ा ही अच्छे लेवल पे ख़रीदारी की है। 44 की बाइंग है हरीश जी। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक मुनाफा वसूली है, लेकिन लगातार जो है वो एक नज़रिया ऐसा बन रहा है कि एक बड़ी रैली आ सकती है ओला इलेक्ट्रिक में। उस नज़रिए में कोई बदलाव हरीश जी, या आपको लगता है कि ये तो चूंकि अच्छी तेज़ी थी तो एक एक्सपेक्टेड करेक्शन लाइन पे है? हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक में हमने एक शार्प रिकवरी देखने मिल रहा था लास्ट दो हफ्ते पहले, तो वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है 55 से 54 के रेंज में। मुझे लग रहा है कि इसके आसपास मुझे लग रहा है कि होल्ड रखना चाहिए। अगर यहाँ पे होल्ड रखता है तो वापस एक बार अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, जो कि ऊपर की ओर ज्यादातर मुझे लग रहा है कि 70-75 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, स्टिफ रेजिस्टेंस, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडियम टर्म में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनको थोड़े दिन बने रह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव प्रॉफिट में है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 54 का क्लोजिंग बेसिस पे और बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है अगर ऊपर की ओर 70-75 कर पाए तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी सोचना चाहिए ओला में। है रणनीति आपको ओला इलेक्ट्रिक पर मिलती हुई विनय। उम्मीद करते हैं कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। बहरहाल यहाँ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और गिरीश ओबरॉय हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार गिरीश, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मैं गिरीश बोल रहा हूँ दिल्ली से। ओके। और मेरा एक होल्डिंग में शेयर है ऑयल, 150 की क्वांटिटी है, और ऑयल इंडिया 447 का प्राइस बाइंग प्राइस है। तो मुझे इस पे राय चाहिए मैम कि ये इसको होल्ड करूं या सेल कर दूं। 447 पर आपने लिया हुआ है, बहुत ऊंची प्राइस ले लिया आपने तो। हाँ जी मैम। कब तक आपने कहा कि आप रुकेंगे? मैम लॉन्ग टर्म का व्यू है, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, ठीक है। हाँ जी। हरीश, हालांकि इन्होंने लंबी अवधि का एक व्यू बना के रखा हुआ है, लेकिन पिछले एक महीने में तो हम देख रहे हैं कि 6.25% के आसपास जो है काउंटर टूट भी चुका है। इनकी 447 की बाइंग है। आज भले ही रफ्तार में हमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू क्या बनाकर रखना चाहिए, या बाइंग प्राइस या थोड़ा सा उसके ऊपर आए, स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाए अगर मुनाफा कहीं भी होता हुआ दिखाई दे रहा है तो? बिल्कुल, देखा है तो ऑल इंडिया में हमने लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है कुछ दिनों से। अगर देखा है तो ऑलमोस्ट 485 से 490 लेवल से नीचे फिसलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है एक ओवरसोल्ड सिनेरियो में है। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन है 380 के आसपास ही है, तो मुझे लग रहा है कि इसके स्टॉक का होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ऑयल स्टॉक्स में मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है आगे जाके। तो एक छोटा सा रिकवरी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है 425 430 लेवल्स तक। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर उनका भाव प्राइस आता है तो वहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो है तो
तो मुझे लग रहा है कि इसमें बने रह सकते हैं। और स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि 380 का मेंटेन करके होल्ड बने रहना चाहिए। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि एक बार 430 का 425 का लेवल अगर निकल जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि वापस एक बार 480 का लेवल भी देखने मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए रहेगा। लेकिन अगर इनका जैसे इन्होंने बताया कि इनका लॉन्ग टर्म है तो बने रह सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 380 का इसमें। बिल्कुल, तो ये है राय आपको ऑयल इंडिया पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। महिमा हमारी दर्शक हैं एक जो फोन लाइन पर बन चुकी हैं। महिमा गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी गुड मॉर्निंग, मैं हिमाचल से बात कर रही हूँ। अरे वाह, बताएं महिमा क्या मदद की जाए आपकी? हाँ जी, मेरे पास 1000 शेयर्स एम सुमी वायरिंग के हैं। अच्छा, मदरसन सुमी वायरिंग के 42 शेयर के रेट पर। ठीक है। हाँ जी, तो मुझे ये पूछना है कि मुझे इसे होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस टाइम? ठीक है, मदरसन सुमी वायरिंग नहीं, ये जो स्टॉक है ये नहीं है, ये तो संवर्धना मदरसन है। ये मदरसन सुमी वायरिंग की बात कर रही हैं डायरेक्टर साहब। मदरसन सुमी वायरिंग ज़रा फ्लैश कीजिए। लगभग 49 रुपए के भाव पे इस वक्त चल रहा है। 42 की इनकी बाइंग है। राजेश जी कैसा लगता है आपको मदरसन वायरिंग की? अगर हम बात करें, इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूँ 42 की। देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा है लास्ट 2 वीक से। लगभग अराउंड 40 के आसपास था और अभी 50 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। और तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। यहाँ से नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है कि पॉसिबली 55 से 56 के जोन जो है देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ पे 47 के आसपास एक इंट्राडे हायर बॉटम बना है, तो 47 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ये जो रैली है उसको राइड करना चाहिए 55 से 57 लेवल्स तक। ऑलराइट, मदरसन वायरिंग पर ये सलाह। और हमारे अगले दर्शक भी कपाड़िया साहब फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार। ओके, इन्होंने IRFC में ख़रीदारी तो कर रखी है और मुझे ऐसा लग रहा है इनकी बाइंग प्राइस 250 के आसपास की हुई है, शायद 67 की क्वांटिटी जो है ये बता रहे हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हमें करेक्ट करना होगा। 250 के बाइंग प्राइस पे अगर ख़रीदारी कर रखी है हरीश, तो क्या रिकमेंडेशन होगी IRFC? अगर देखा है तो रेलवे स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम फिर से एक बार आते हुए नजर आ रहा है कुछ 2-3 दिनों से। मुझे लग रहा है कि IRFC से बात करते हैं यहाँ पे एक बार 115 के आसपास एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है जो कि 130-135 लेवल्स तक। लेकिन ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 135 लेवल जो 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर नहीं निकलता है, मुझे लग रहा है कि तब तक एक कंसोलिडेशन में रह सकता है। तो थोड़े टाइम के लिए बने रहना चाहिए ऊपर 130-135 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडियम टर्म में। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियलिटी है। और जिस तरीके से रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली भी देखने मिल सकता है कुछ टाइम पीरियड में। तो फिलहाल के लिए बने रहना चाहिए ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 130-135 आता है तो अगर शॉर्ट टर्म नजर आया तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड रखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको बने रहने की सलाह IRFC में मिलती हुई। हमारे अगले कॉलर हैं वेंकट राव साहब। वेंकट राव साहब गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी, आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम बड़ा ही प्यारा शहर। वाइजैग। I am a regular watcher for ET Nav Pradesh. ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हमें बताइए आज आपकी मदद क्या की जाए? I purchased TCS 190 numbers at the rate 3990. Okay. And Tech Mahindra 800 numbers at the rate 1710 rupees. Okay. Sir, I am in a huge loss. At what rate? Please intimate me with what rate I can average it. Okay. Please. तो राजेश जी ये एवरेज करने की सलाह मान रहे हैं, मतलब दोनों वैसे तो क्वालिटी स्टॉक इन्होंने परचेज किए लेकिन काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है। और अगर हम TCS की बात करें तो लगभग 4000 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। टेक महिंद्रा की बात करें तो 1710 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और अच्छे खासे नुकसान में यहाँ पे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा लेवल है जहां पर एवरेज किया जा सकता है? देखिए
प्रशांत जी, लास्ट 1-2 दिन से आईटी स्पेस में कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर आप टीसीएस के बारे में बात करें तो मल्टी ईयर लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2900 से 3000 के लेवल्स पे अगर आप देखें तो कई बार इस लेवल से हमें 2022 से रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो अगर फर्दर वापस अगर कोई डिप आता है 3000 के आसपास, तो वहां पे एवरेज करने की सलाह होगी। ऑन अ बाउंस बैक पॉसिबली स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर रहे हैं, तो एक नियर टर्म में वापस 3350 3400 जो है रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा जो इनका काउंटर है वो है टेक महिंद्रा। एज कम्पेयर टू टीसीएस, टेक महिंद्रा में ज्यादा एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप देखें तो लास्ट एक दो वीक से एक रेंज बाउंड ट्रेड करा है। नीचे में 1400 के आसपास एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बना है, तो अगर ये लेवल्स रिटेस्ट करते हैं तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो पॉसिबली वापस स्टॉक जो है 1700 1750 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो टेक महिंद्रा में आपको ये सलाह दी जा रही है खरीद पर, और इसी के साथ योर स्टॉक की आज की पेशकश को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन किया। जाने से पहले डिस्क्लेमर्स बताइएगा। हरीश, पहले आप। बिल्कुल काका जी, अगर जो भी रिकमेंडेशन किया उस स्टॉक में पर्सनल कुछ मेजर नहीं है मेरे पास, और हो सकता है कि क्लाइंट्स के पास रिकमेंड किया वो उनका पोजीशंस बने रहे। राजेश जी। जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद आप दोनों का आज समय देने के लिए। और इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाजत दें। योर स्टॉक के आज के इस एडिशन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि इक्विटी बाजार पे तो बातचीत हम आगे भी करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का हाल मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।